नमस्कार दोस्तों, आइए अपन आज पढ़ते हैं अपना जो लास्ट अंतिम फल दिया हुआ है जिसका नाम है बेल या इसे बीलपत्र के नाम से भी दोस्तों संबोधित किया जाता है। बीलपत्र एक काफ़ी अच्छा फल है जिसका उपयोग जूस बनाने में ज़्यादा से अधिक मात्रा में किया जाता है। सिर्फ स्क्वैश बनाने में भी इसका प्रयोग दोस्तों किया जाता है। तो बात करने वाले हैं अपन सबसे पहले इसके सामान्य नाम की। सामान्य नाम की जब बात करते हैं तो इसको श्रीफल के नाम से, बेलपत्र के नाम से तथा बंगाल क्वींस के नाम से दोस्तों जाना जाता है। ये इसके नाम हैं जिन नामों के माध्यम से इसको जाना जाता है, जिसमें श्रीफल हो गया, बेलपत्र हो गया और तथा बंगाल क्वीन के नाम से इसको जाना जाता है। बात करते हैं बॉटनिकल नेम की। जब बॉटनिकल नेम की बात करते हैं तो एगल मार्मेलोस नामक इसका बॉटनिकल नेम है। एगल मार्मेलोस के नाम से इसको दोस्तों जाना जाता है। बेलपत्र का पौधा कुछ इस प्रकार से होता है जिसमें फल इस रूप के अरेंजमेंट में लगे होते हैं दोस्तों। इस प्रकार से आपने देखा होगा बेलपत्र का पौधा और जिसमें फल लगे होते हैं। बेलपत्र का पौधा एक पतझड़ी पौधा है जिसमें मतलब क्या होता है, पत्तियां गिराता है और फिर नई पत्तियां लाता है। मतलब ये डेसिडुअस टाइप का पौधा है। आगे अपन दोस्तों बात करते हैं इसके फैमिली की। जहाँ तक फैमिली की बात करते हैं तो इसकी फैमिली है रूटेसी। ये रूटेसी फैमिली का पौधा है दोस्तों। गुणसूत्र संख्या रूटेसी की सभी की क्या है, 18। 2x या 2n बराबर क्या है, इसकी 18 गुणसूत्र संख्या है दोस्तों। उद्गम स्थान की बात करें तो भारत देश को इसका उद्गम स्थान माना जाता है। इस फल का उद्गम स्थान भारत देश ही माना जाता है। फल के प्रकार की बात करें, रूपांतरित है, सरस एमपी सर का नाम के इसको जाना जाता है। मतलब मॉडिफाइड है सरस फ्रूट का ही, और इसको एमपी सरका के नाम से दोस्तों जाना जाता है। तो ये इसका क्या होगा, फ्रूट टाइप होगा, फल का प्रकार होगा, रूपांतरित सरस एमपी सरका। खाए जाने वाले भाग की जब बात करते हैं तो आपको पता है कि रसीला प्लेसेंटा इसका खाया जाता है दोस्तों। रसीले प्लेसेंटा इसके खाए जाते हैं। आगे अपन बात करते हैं, इसमें राइबोफ्लेविन की मात्रा अच्छी प्रकार से पाई जाती है। मतलब विटामिन बी इसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, विटामिन ए भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं तथा इसके साथ साथ में मार्मेलोसिन नामक तत्व इसके अंदर पाया जाता है। मार्मेलोसिन जो तत्व है वो पेट संबंधित विकारों को दूर करने के लिए काम में लिया जाता है दोस्तों। इसको भगवान शिव का फ्रूट के नाम से भी जाना जाता है। और बात करें, भगवान शिव को इसकी पत्तियां चढ़ाई जाती हैं। आगे दोस्तों अपन जब बात करने वाले हैं इसके जलवायु और भूमि की। ये सभी प्रकार की जलवायु में आसानी से उग जाता है, लेकिन शुष्क जलवायु इसके लिए क्या है, काफ़ी अच्छी जलवायु है दोस्तों। किसी भी प्रकार की भूमि में जैसे लवणीय हो, क्षारीय हो, आसानी से ये उग जाता है। पाला भी अच्छी प्रकार से सहन कर लेता है तथा लू को भी ये सहन कर लेता है। मतलब 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक इस पौधे का कुछ भी नहीं बिगड़ता। 60 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे यह आसानी से सर्वाइव कर सकता है दोस्तों। आगे अपन बात करते हैं इसकी वैरायटियों की। जब वैरायटियों की बात करने वाले तो नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फैजाबाद है, वहाँ से कुछ इसकी वैरायटियाँ निकली हुई हैं जिसका नाम नरेंद्र बेल 5, जिसको NB5 के नाम से जाना जाता है, NB9 एक। इसके अलावा केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान लखनऊ, जिसको CIAH के नाम से जाना जाता है। और ये CIAH भी जो है इसकी वैरायटियाँ निकली हुई है CISHB1, CISHB2 के नाम से है। इसके अलावा GB पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में स्थित है, जहाँ से पंत उर्वशी, पंत सुजाता, पंत अर्पणा एवं पंत शिवानी नामक जो वैरायटियाँ हैं वो निकली हुई है। ये काफ़ी उन्नत किस्में हैं दोस्तों इसकी। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर जो है, वहाँ से इसकी निकली हुई है गोमा यसी, थार दिव्या और भार नीलकंठ के नाम से इसकी दोस्तों वैरायटियाँ हैं। यसी, थार दिव्या और ये कहाँ से निकली है, मतलब सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर रिसर्च, कहाँ से, सेंट्रल एरिड हॉर्टिकल्चर रिसर्च से निकली हुई है, जो कहाँ है, बीकानेर के अंदर। अन्य कुछ किस्में हैं इसकी, इनके फलों का जो छिलका होता है कागज की जैसे बिल्कुल पतला होता है, वो कौन सी है, मिर्जापुर किस्म है। कौन सी है, मिर्जापुर से निकली हुई है। मिर्जापुर यूपी के अंदर दोस्तों स्थित है। आगे बात करते हैं प्रवर्धन की। इसका प्रवर्धन बीज के माध्यम से किया जाता है तथा पेच बडिंग के माध्यम से किया जाता है। सीधा सीधा प्रवर्धन बीज के माध्यम से बिल्कुल सरल विधि है। आप बीज को लगा सकते हैं डायरेक्ट नर्सरी के माध्यम से और बाद में फील्ड में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। पेच कलिकाने की जहाँ तक बात करते हैं तो दो भाग लेते हैं इसमें, एक मूलवरंत और दूसरी जो सांकुर डाली के ऊपर लगी होती है कलिका, सांकुर डाली। इसमें से एक मूलवरंत है, दूसरी एक कौन सी, सांकुर डाली है। तो देखिए क्या करते हैं अपन, पहले सबसे पहले मूलवरंत के ऊपर एक पेज के रूप में अपन कटान लगाते हैं और छाल को इस प्रकार से उतार लेते हैं। ये कटान आपको 3 से 4 सेंटीमीटर का लगाना है।
उसी प्रकार से सांकुर डाली पर लगी हुई जो कलिका है उसी को भी उस पेज के फॉर्म में निकाल के लेके आना है। इसकी साइज बिल्कुल समान होनी चाहिए। इस पेज को यहाँ से निकाल के इसमें क्या कर देते हैं, अच्छी तरीके से फिट कर देते हैं और पॉलीथीन चादर की सहायता से इसको बांध देते हैं अच्छी प्रकार से। थोड़े दिनों में इससे क्या नई शाखा का विकास होगा दोस्तों, और इसमें दोनों जो मूलवरण तथा सांकुर शाखा दोनों के क्या होंगे, गुण होंगे। ये पेज बडिंग इसका क्या है, व्यावसायिक प्रवर्धन की विधि है। आगे दोस्तों अपन बात करते हैं पौधे लगाने की विधि की। तो पौधे आपको लगाने के समय आपको क्या करना है, 6x6 मीटर दूरी पर रेखांकन करते समय पौधे से पौधे की दूरी तथा कतार से कतार की दूरी 6x6 मीटर रखनी है, 6x6 मीटर। और इसमें आपको गड्ढा तैयार करनी है 75x75x75 सेंटीमीटर का जो गड्ढा तैयार करोगे आप, मतलब 75 सेंटीमीटर गहरा, 75 सेंटीमीटर चौड़ा और ऊंचा, ऐसा इस प्रकार का आपको गड्ढा तैयार करना है। गड्ढे में जब पौधा लगाएं तो पिंड सहित आपको लगाना है, चारों तरफ से पिंड को मिट्टी से दबा के, और आपको क्या कर देनी है, सिंचाई कर देनी है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप प्लांटिंग इसकी कर सकते हैं। आगे बात करने वाले हैं अपन खाद एवं उर्वरक की। इसको स्पेशल कोई खाद और उर्वरक की आवश्यकता नहीं रहती, लेकिन प्रारंभिक अवस्था में आप 15 kg FIM या वर्मी कंपोस्ट इसको दें तथा 250 ग्राम यूरिया जो नाइट्रोजन की पूर्ति करेगा, और फिर फास्फोरस और पोटास। जब फ्रूटिंग होती है इसमें, ये 7 से 8 साल बाद में फल देना प्रारंभ करता है, तो उस समय आपको पोटास और फास्फोरस का छिड़काव करना है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों सिंचाई और अंतराल। सिंचाई की जहाँ तक बात करते हैं अपन, महीने में आपको 2 बार इसको गर्मी ऋतु में क्या सिंचाई करनी है तथा सर्द ऋतु के समय आपको 1 बार सिंचाई करनी है। ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। टाइम टू टाइम आपको खरपतवार नियंत्रण करना है। आगे अपन जब बात करते हैं कटाई और छटाई की, इसका पौधे की जो शाखाएं हैं उसकी प्रारंभिक अवस्था में बढ़वार होने देनी चाहिए, फिर तथा उसके बाद में तने में को साइडों में फैलने देना चाहिए, मतलब शाखाओं को। दो जो शाखाएं हैं इनके बीच की दूरी कम से कम 15 से 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रोगग्रस्त जो शाखाएं हैं उनको आपको क्या कर देनी है, हटा देनी है, अनुत्पादक शाखाओं को हटा देनी है। तथा कुछ टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं जा रही हैं शाखाओं के बीच में से ऐसे निकल के, तो उन शाखाओं को भी आपको क्या कर देना है, काट देना है दोस्तों कटाई छटाई के दौरान। आगे अपन बात करते हैं पौध संरक्षण की। तो इसमें एक इंसेक्ट लगता है जिसका नाम है लीफ माइनर, जिसको क्यूनाल फोस दवा 1 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर आपको छिड़काव कर देना है। नहीं तो ये क्या करता है, पत्तियों को में सुरंग बना देता है, पत्तियों को खा जाता है, और ज़्यादा इसमें कोई खास बीमारियां लगती नहीं है। आगे अपन बात करते हैं तुड़ाई की। 7 से 8 वर्ष बाद में जब ये फल देना प्रारंभ कर देता है, तब आपको क्या करना है दोस्तों, जब इसके पुष्पन क्रिया के पश्चात 10 से 11 महीने में इसके फल पक्के तैयार होते हैं। 10 से 11 महीने में फल तैयार हो जाते हैं। फल जब पीले कलर, मतलब हरे कलर से पीले कलर में परिवर्तित होने लगे, डंठल सूखने लग जाएं, तो उस टाइम में फलों की तुड़ाई कर लेनी चाहिए। आपको एक पौधे से 200 से 400 फल प्रति पौधा आपको प्राप्त होंगे दोस्तों, 200 से 400 फल। तो इस प्रकार से आप उत्पादन कर सकते हैं। इसके भंडारण के लिए आप सामान्य तापमान पर इसको 3 महीने तक भंडारित रख सकते हैं दोस्तों। तो ये आज आपके फ्रूट्स सारे के हो गए कंप्लीट। अब अपन पढ़ने वाले हैं कि इसके बारे में, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में, PhD को है फल परिरक्षक विज्ञान के बारे में दोस्तों।